ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं, इतना समझ में आया सबको? कोई डाउट है क्या? कौन सा बच्चा पूछ रहा है भाई मेरा नाम क्या है? किसको जानना है? किसको जानना है? कौन सा ऐसा था जिसने पूछा मैडम आपका नाम क्या है? इंग्लिश मीडियम के तो आई गेस सारे सबको पता है मेरा नाम क्या है। अभी मुझे पता चला है कोई बच्चा मेरा नाम पूछ रहा है, तो मेरा नाम एकता है। जो भी पूछ रहे हैं उनको पता चल जाएगा, एकता नाम है भाई, एकता। क्लियर? तो मुझे आ गया क्या नाम है मेरा। अब ये मत पूछना मैडम आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, उसका आपको कुछ नहीं करना है ना। चलिए, क्या मजाक है। अब आयन एक्सचेंज बात कर रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज आपको क्लियर हो गया सबको कि आयन एक्सचेंज क्या चीज है। इसको लेकर दो थ्योरी दी गई थी। पहली थ्योरी आपकी कैटायन एक्सचेंज थ्योरी, पहली है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, और दूसरी है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, एक है आपकी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और दूसरी है आपकी कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। सबसे पहले बात करें कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी की। तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम इसी की बात कर रहे थे देर से। मैंने आपको बताया सॉइल माइसिली नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, मान लो इस पे आ गया K प्लस, या पॉजिटिव चार्ज मान लो इसने ले लिया H प्लस, हम तो H प्लस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसने H प्लस को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। अब सॉइल सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? सॉइल सॉल्यूशन में और बाकी के चार्ज मौजूद है या नहीं है? K प्लस मौजूद है, Ca प्लस मौजूद है, Na प्लस मौजूद है या नहीं है? कई सारे चार्ज मौजूद हैं। तो ये चार्ज क्या करेंगे? ये चार्ज रिप्लेस करेंगे किससे? H प्लस से। तो ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? कैसे हो सकता है ये इस तरीके से K प्लस O प्लस। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली कहने का मतलब है सॉइल माइसिलीज पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, एनायंस होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये एनायंस कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और इसकी वजह से ये क्या करते हैं? इनसे बाइंड हो जाते हैं, कस के बाइंड हो जाते हैं, और ये बाकी जो दूसरे जो कैटायंस होते हैं उनके साथ रिप्लेस करते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरीज। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है? ये भले ही से कॉन्सेंट्रेशन कम हो, फिर भी हो सकता है नहीं हो सकता। मान लो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने सेम चार्ज के साथ रिप्लेस कर रहा है, तो कर सकता है। इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो यानी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी ये रिप्लेस कर सकता है। तो इस थ्योरी को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। क्लियर सबको? आयन एक्सचेंज बात कर रहे हैं, तो पहली हो गई हमारी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। दूसरी थ्योरी है हमारी कार्बोनिक एसिड थ्योरी। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी क्या है? बहुत इजी सी है। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी क्या है? रूट है, रेस्पिरेशन करेगा, CO2 छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, CO2 रिलीज करेगी रूट, CO2 रिलीज करेगी। यहाँ पर क्या मौजूद है? पानी मौजूद है या नहीं है? तो CO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2CO3 बना लेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? H2CO3। तो ये टूट सकता है किसमें? CO3 - 2 और 2H प्लस। टूटेगा नहीं? टूटेगा, ब्रेक हो सकता है। CO3 - 2 और 2H प्लस में ये ब्रेक हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज रिप्लेस करेगा किसके साथ? कैटायंस के, हाँ, एनायंस के साथ। किसके साथ रिप्लेस करेगा? एनायंस के साथ। और ये किसके साथ रिप्लेस करेगा? कैटायंस के साथ। तो ये भी हो सकता है भाई, हो सकते नहीं हो सकता है। ये चार्ज बेसिकल कहाँ है? रूट की सरफेस पर ही तो है।
चार्ज कहाँ पर है, रूट के सरफेस पर है, और ये चार्ज क्या करेगा, सॉइल सॉल्यूशन में मौजूद बाकी के एनायन और कैटायन चार्ज के साथ रिप्लेस करेंगे। तो दैट मीन्स ये क्या है आपकी एक्सचेंज थ्योरी, यानी कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन, देन उसके बाद एक्सचेंज, और उसमें पहले हमने क्या था, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, यानी कि कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा था। जैसे ही कोई भी पॉजिटिव चार्ज सॉइल माइसिली या रूट की सरफेस पे प्रेजेंट, किसी भी सॉइल माइसिली पे प्रेजेंट, तो उसके पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में अगर आ रहा था तो वो एक्सचेंज कर रहा था, दैट वाज द कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। और इसमें क्योंकि रूट क्या कर रही है, रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन करने के बाद CO2 रिलीज करती है, और ये CO2 सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर के साथ कंबाइंड करके बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और यही जब ब्रेक होता है CO3-2 + 2H प्लस में जब ये ब्रेक होता है तो ये क्या हो जाता है, ये एनायंस के साथ रिप्लेस करेगा, और 2H प्लस ये किसके साथ, कैटायंस के साथ रिप्लेस करेगा। क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बात ये इतनी तो समझ आती है बच्चों, मतलब ये बात इतनी तो समझ आती है कि चलो इतना अंदर तो जा रहा है ये, लेकिन जब ये सेल साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, हमने कहा रूट के अंदर तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्यों क्या नहीं है, परमिएबल नहीं है आयंस के लिए, है नहीं है, क्योंकि पूरी तरह परमिएबल नहीं होती, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। तो अब क्या करेगी, जो आए क्या सबको अंदर आने दे देगी, नहीं देगी, तो ये क्या कर देगी, यहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज करेगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब जितने आयंस आपके एब्जॉर्ब हुए हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कुछ को तो वो अंदर आने देगी, लेकिन सबके लिए वो परमिएबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको अंदर लेने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ जाती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, और फिर वहां से आपका शुरू हो जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो हम बाद में बात करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे डोनर इक्विलिब्रियम। डोनर इक्विलिब्रियम, डोनर इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सचेंज थ्योरी में, थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज में आयन एक्सचेंज थ्योरी हो गई, इसके बाद एक है डोनर इक्विलिब्रियम। डोनर इक्विलिब्रियम क्या है, ये डोनर इक्विलिब्रियम, डोनर इक्विलिब्रियम क्या है, concentration of cation in cell sap divided by concentration of cation in soil solution is equal to concentration of anion in soil solution upon concentration of anion in cell sap। बेसिकली क्या है, अब आप देखिएगा, हम जानते हैं एनायंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा होती है और कैटायंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर बाहर से अंदर कैटायंस का मूवमेंट होता है, क्योंकि एनायंस अंदर ज्यादा है, बाहर सॉइल सॉल्यूशन में, इधर देखिए, अगर मैं रूट की बात करूं, ठीक है, बाहर एनायन ज्यादा है, अंदर कैटायन ज्यादा है, होते हैं। तो यानी कि सॉइल सॉल्यूशन में कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और इसमें कैटायन ज्यादा होते हैं और एनायन कम होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ कैटायन एनायन अंदर जाएंगे बैलेंस करने के लिए, दोनों को इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए, और कुछ इसमें से कैटायन बाहर आएंगे, तभी तो दोनों में इक्वल होगा कि नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, इक्विलिब्रियम चार्ज अलग अलग है। अंदर मैं ये कह रही हूँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो दोनों को चार्जेस को बराबर करने के लिए क्या होगा, मूवमेंट होगा, और वो भी कैसा होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम चार्ज की वजह से हो रहा है, ताकि दोनों तरफ, ये रूट मेम्ब्रेन है, रूट मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अंदर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, और बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से। यानी कि नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज बाहर और अंदर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, लेकिन विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी जा रहा है, किस लिए, इक्विलिब्रियम चार्ज को मेंटेन करने के लिए। तो डोनर इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं, डोनर इक्विलिब्रियम क्या है, मैं इसको अगर अपनी भाषा में इसको नाम दें तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जेस का इक्विलिब्रियम। अब आप ये देखिए इसमें है या नहीं है, concentration of cation in cell set is equal to concentration of anion in soil solution। मतलब सेल सेट में जो कैटायन की कंसंट्रेशन है और सॉइल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है, दोनों का रेशियो इनके रेशियो के बराबर होना चाहिए। यानी कि सेल सेट में कैटायन बाहर के सॉइल सॉल्यूशन के एनायन बराबर होते हैं, और सॉइल सॉल्यूशन के कैटायन सेल सेट के एनायन के बराबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, डोनर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डोनर इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अ डेफिनेशन और इज बेसिकली कंजर्व्ड ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जेस के इक्विलिब्रियम। हम ये जानते हैं कि बाहर की तरफ एनायन चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से अंदर कुछ एनायंस जाएंगे और अंदर से बाहर कुछ कैटायंस आते हैं। तो बेसिकली ये किसके कैसे जाते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, चाहे इनकी कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है, पर फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जाना पड़ता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इनको जाना पड़ेगा, तो इसलिए इनमें क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। और ये क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, बट विदाउट द यूज ऑफ द एनर्जी होगा। क्लियर है बच्चों, डोनर इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ये एफजी डोनर ने दिया था, क्लियर। चलिए, क्योंकि हम जानते हैं जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि किसी किसी को ही आने देगी, ठीक है। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, इस वजह से। अब बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन के ऑब्जेक्शन की। पहला ये कि जितना एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का होता है उतना एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन डिफाइन नहीं करता है। पहला क्या है कि जितना एब्जॉर्प्शन हम मानते हैं कि जितना एब्जॉर्प्शन होता है उतना एब्जॉर्प्शन, एक्चुअल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शन। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जितना पैसिव एब्जॉर्प्शन बताता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, जब उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तो हम ये कहते हैं एक्चुअल एब्जॉर्प्शन इज मोर इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके अलावा ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट को नहीं समझाता, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करता, नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ये नहीं समझाता।
ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मिनरल एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन के बीच में किसी रिलेशन को नहीं समझाता ये। अब आप कहेंगे मैडम मिनरल एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन, इसको सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी यूज होती है, एनर्जी होती है, तो एनर्जी किस में काम आती है, एब्जॉर्प्शन में काम आती है। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा है बिल्कुल कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जैसे ही रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरिलेटेड विद द रेस्पिरेशन। और इस टाइप का रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन की वजह से मिनरल के न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब होना और मिनरल का न्यूट्रिशन बढ़ना, इस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसे, सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन के बढ़ने पर मिनरल का न्यूट्रिशन बढ़ जाना क्या कहलाता है, सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे वो ऐसे इनहिबिटर्स जो रेस्पिरेशन को कम करते हैं, इनहिबिटर्स जो रेस्पिरेशन को कम करते हैं, वो इनहिबिटर्स आपके मिनरल न्यूट्रिशन को भी कम करेंगे। जैसे साइनाइड है, रेस्पिरेशन को कम कर देता है, तो ये मिनरल न्यूट्रिशन को भी क्या कर देगा, मिनरल न्यूट्रिशन को भी ये कम कर देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे पीएच, लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। किसको, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो बेसिकली पैसिव एब्जॉर्प्शन के सारे ऑब्जेक्शंस थे। क्यों, क्योंकि पैसिव एब्जॉर्प्शन बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन को बताता है कि हाँ इतना कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो गया है। किसकी वजह से, थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज जो हमने पढ़ा, आयन एक्सचेंज होने की वजह से, दोनों इक्विलिब्रियम चार्जेस को इक्विलिब्रियम करने की, इक्वल करने की वजह से जो हुआ है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इतना चार्ज बेसिकली वो कहता है कि होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। तो पहली चीज पैसिव एब्जॉर्प्शन इसको नहीं समझाता। दूसरी चीज, पैसिव एब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को एक्सप्लेन नहीं करता कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे हो रहा है। डोनल इक्विलिब्रियम और आयन एक्सचेंज के द्वारा होने के चार्जेस के भी अलग और चार्जेस होते हैं बच्चों। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा, मिनरल एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन के बीच के रिलेशन को डिफाइन नहीं करता, जबकि ये बात बिल्कुल तय है कि जैसे रेस्पिरेशन बढ़ता है मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को कहते हैं हम सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन, यानी कि सॉल्ट की वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। दैट मीन्स जो इनहिबिटर्स रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेशन को कम करते हैं, वो इनहिबिटर्स आपके मिनरल न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करते हैं। और अगला है आपका सारे फैक्टर्स जैसे पीएच, लाइट, टेम्परेचर, जो किसको, रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसी को कोई डाउट है बच्चों? ये आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन बचा है, जो हम आपका नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पर पैसिव एब्जॉर्प्शन में अगर किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। डोनल इक्विलिब्रियम है, थ्योरी ऑफ आयन एक्सचेंज है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, डिफ्यूजन थ्योरी। मैं एक बात बता दूं आपको, पैसिव एब्जॉर्प्शन में एक बस डिफ्यूजन थ्योरी ही है जो बेसिकली पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए है, या मैं ये कहूं पैसिव एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करती है।
आगे बात समझ में? केवल डिफ्यूजन थ्योरी ही है जो पैसिव एब्जॉर्प्शन को क्लियरली डिफाइन करती है, बाकी ये सब तो सिर्फ थ्योरीज हैं जो दी गई हैं, ठीक है, ये सब क्या है, थ्योरीज है तो दी गई है, बाकी केवल डिफ्यूजन थ्योरी है, यानी कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन के द्वारा जो डिफ्यूजन हम शो कर रहे हैं वही क्या होता है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जैसे कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन हमने इसमें पढ़े हैं ना, आपके कैटायन में, उसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन में, वैसे ही कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स आपके हम एनायंस उसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ेंगे, पर वहां केवल एटीपी का यूज होता है, यानी कि कैरियर प्लस एटीपी, यानी कि एक्टिव कैरियर। तो मैं बनाती हूँ आपके सामने थोड़ा सा, क्योंकि हम कैरियर यहाँ पढ़ चुके हैं इसलिए। ये तो क्लियर है सबको? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कैरियर का कैसे समझाया जाता है? कैरियर एटीपी की हेल्प से, बाकी सब वही है, प्लस एटीपी एक्टिव कैरियर, कैरियर एक्टिव कैरियर प्लस आयन कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, अंदर गया कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, डिसोसिएट हुआ कैरियर प्लस आयन, और जो एनर्जी रिलीज हो गई है दैट इज द एडीपी, यानी कि ये क्या हो गया आपका इनएक्टिव कैरियर, क्या है इनएक्टिव कैरियर। तो बस इतना होता है, यानी कि बाहर जो कैरियर है क्योंकि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, उसको किसकी जरूरत है, एडीपी की जरूरत है, यानी कि एटीपी क्या करेगा उस कैरियर को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करने के बाद वो कैरियर क्या करेगा, आयन से फॉर्म करके कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स में रहेगा, ये कैरियर कहाँ जाएगा, अब अंदर जाएगा, वही कैरियर है लेकिन विद द हेल्प ऑफ द एटीपी जो हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो पढ़ा था, ठीक है। अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद वो वहां पर एटीपी से एडीपी में रिलीज हो जाएगा, और जो कैरियर बाहर से एक्टिव होकर आया था वो कैरियर अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके, अब आज हमने पढ़ा था पैसिव एब्जॉर्प्शन, कल हम बात करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। तो इसके लिए तब तक के लिए आप लोगों को आज जो पढ़ा है प्लीज पढ़ लेना, थ्योरी सारी, ठीक है ना, घर बैठ के पढ़ लेना, क्योंकि आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ उसमें डाउट थोड़ा बहुत रहता है, बच्चों को नहीं आता है, तो आप मुझसे कल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।